आज हमने क्वेश्चन नंबर अपनी एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 13A से स्टार्ट करना है। लास्ट हमने 12 बी तक कर लिए थे क्वेश्चन। 13A में है अज्यूमिंग दैट, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको ध्यान से देखिए। अज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय अ कैंडिडेट इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नंबर ऑफ स्कोर्स उन्होंने कहा है, नंबर ऑफ मार्क्स जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब आपने मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड करना है। इफ द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स, इफ द नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, माइक ऑफ कर दें अपने। दोबारा से देखते हैं, हमने 13.A से करना स्टार्ट। Assuming the number of marks scored by a candidate is normally distributed, find the mean and standard deviation। हमने mean and standard deviation फाइंड करने हैं। If the number of first class student, अब यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा कि find the वो जैसे हमें कोई पॉइंट गिवन होता है या प्रोबेबिलिटी गिवन होती है, उन्होंने कहा है नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास, इसका मतलब है n मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे साथ। नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट 60% और लेस मार्क्स इज 25। The number of failed student is less than 30%, marks is 90। अब लेस देन के लिए यहाँ पे लेस देन आ जाएगा, लेस देन 30, मोर और का मतलब आ जाएगा ग्रेटर देन, इक्वल टू 60, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अभी मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ, ये मैंने सोल्व किया हुआ है। एंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इज 4, और ये आपके पास n है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने देखिए 13A में आपको n गिवन है 450, म्यू और सिग्मा आपने फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट उनका है नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट लेस देन 30% इज इक्वल टू 90। अब 30% का मतलब हम इसको 30 रख सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए, इसको नंबर का मतलब n से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स लेस देन 30 इज इक्वल टू 90, हमने जो हमारी स्टेटमेंट की फॉर्म में था उसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, वो है हमारे पास 90%। अब आपको यहाँ पता है यहाँ पे 90 नहीं आता, यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटीज आती है इस राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे आपके पास प्रोबेबिलिटीज होती है कि 90 या 25 इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं होती, वो 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती है। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, हमारे पास 25 हो गए। हमने जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसको हमने इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट इसके बाद नाउ अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास साथ n मल्टीप्लाई, क्योंकि नंबर है तो ये n मल्टीप्लाई हो रहा है साथ, n प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30 इज इक्वल टू 90 हो गया। नेक्स्ट ये जो n है, n की जगह पे हमने 450 वैल्यू रखी और इस साइड पे 90 था। अब ये 450 की तरह से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू 0.2 आ गई। ठीक है, इसको हमने 1 कह दिया, यानी कि सिंप्लीफाई करके हमने इसको ऐसे लिख लिया। क्लियर है, नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट्स इक्वल टू 90, उसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने कहा है नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट क्लास में ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, इसको हमने लिख लिया ऐसे n मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 60 इज इक्वल टू 25। अब इस n की जो वैल्यू यहाँ पे पुट करके फर्दर हमने डिवाइड करके हमारे पास इस साइड पे भी राइट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ गई। इसको भी सिंप्लीफाई किया और इसको हमने कह दिया b। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन ए और बी बन गई, जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी की इक्वेशन गिवन होती थी और उनसे हम अपने अननोन फाइंड कर लेते थे। अच्छा जी, हमने ए और बी अपनी जो है इक्वेशन बना ली सिंप्लीफाई करके। हमारे स्टेटमेंट में तो नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स गिवन थी, तो फर्दर सिंप्लीफाई करके हम प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में ले आए हैं। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन गई हैं, एक लेस देन के लिए और एक ग्रेटर देन के लिए। अब आप नेक्स्ट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ग्रेटर को हमने लेस में कन्वर्ट किया और इधर ये 1 से सब्ट्रैक्ट होकर हमारे पास ये लेस देन के फॉर्म में रह गया। इसको हमने फर्दर जी में कन्वर्ट किया, जी में कन्वर्ट करने के बाद इसको हमने 5 की फॉर्म में लिख लिया और फिर टेबल से वैल्यू देख ली हमने, 5 इनवर्स 0.94, उसकी ये वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसको फर्दर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, ये सिंप्लीफाई करके। ठीक है
है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 30 को लेकर चलते हैं। उसको हमने पहले सबसे पहले जी में कन्वर्ट किया, म्यू से सब्ट्रैक्ट किया, सिग्मा से डिवाइड किया, वी में कन्वर्ट हो गया, फाई में कन्वर्ट किया, फाई इनवर्स से वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करके ये म्यू की वैल्यू आ गई इक्वेशन सेकंड। अब सिंप्लीफाइंग 1 एंड 2 दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके हमारे पास हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, तो मैंने आपको बताया था ऑपोजिट साइन आ जाता है। अगर यहाँ पे म्यू के साथ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव बन जाता। अब म्यू म्यू से कैंसिल हो गया, तो इस फर्दर सिंप्लीफाई करके हमारी यहाँ पे वैल्यू सिग्मा की आ जाएगी। जब हमारे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई तो चाहे हम इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में आप कितनी मर्जी जिसमें मर्जी पुट करें, आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। आपने इस क्वेश्चन में यही करना था, म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करने की थी। ठीक है, हमने इसमें म्यू और सिग्मा निकालना था, वो हमने फाइंड कर लिया है। इसमें एक बार दोबारा से आपको बता दूं क्या हमारे स्टेप्स थे। हमें नंबर ऑफ फेल स्टूडेंट, नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास स्टूडेंट्स गिवन थी, उनको हमने प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट किया और दो इक्वेशंस बन गई। फिर हमारे पास दो अननोन हमने फाइंड करने थे, वो दोनों अननोन हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट। A marketing organization grades apples into 3 sizes, small, diameter less than 60। अब देखिए इसमें भी 3 साइजेस हैं, जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया अंडर पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास ये होता है ना लेस देन, बिटवीन और ग्रेटर देन। इसमें भी सिमिलरली इस तरह से वैल्यूज गिवन है। स्मॉल के लिए हमें कहा उन्होंने लेस देन 60 mm, मीडियम के लिए कहा हुआ डायमीटर 60 से 80 के दरमियान में, लार्ज के लिए कहा हुआ है मोर देन 80। नेक्स्ट क्या कहा है, ठीक है, ये तो हमें की कंडीशंस बता दी प्रोबेबिलिटी की। A certain grower finds that 61% of his crop falls into a small category। अब ये 61% जो प्रोबेबिलिटी गिवन है वो स्मॉल कैटेगरी के लिए गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहा हुआ उन्होंने, नेक्स्ट कहा हुआ है उन्होंने नेक्स्ट एंड 14% टू द लार्ज कैटेगरी। अब 14% जो है वो लार्ज के सामने आ जाएगी प्रोबेबिलिटी और 61% हमारे स्मॉल के सामने आ जाएगी। नेक्स्ट है assuming the distribution of diameter x of the apples is described by normal probability distribution density function, calculate standard deviation and mean of this group। अब आपने यहाँ पे mean और standard deviation फाइंड करना है। ठीक है, 13 की बी में देखें, स्मॉल के लिए रखा है लेस देन 60, मीडियम के लिए ये, लार्ज के लिए ये हमें 3 कंडीशन गिवन है। लेकिन फर्दर उन्होंने रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 60 की अगेंस्ट ये प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 80 के लिए हमारे पास 0.14 प्रोबेबिलिटी गिवन है। ठीक है, अभी दो इक्वेशंस बन गई आपके पास प्रोबेबिलिटी की, और दो ही अननोन फाइंड करने आपने, म्यू और सिग्मा। सिंप्लीफाई उसी तरह से स्टेप्स करेंगे जैसे कि हमने पिछले की और लास्ट हम करते आ रहे हैं कि आप सबसे पहले इसको जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद टेबल फाइव में कन्वर्ट करेंगे, फाइव इनवर्स टेबल की वैल्यू देख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास इक्वेशन बनेगी। सेकंड सिमिलरली दूसरी के लिए बन जाएगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और आपके पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आपके पास इस मीडियम वाले का क्या करना है फिर? मीडियम कौन सा है? मीडियम वाला वो जो मीडियम को क्या ना यूज स्मॉल, नहीं, उसको यूज ही नहीं करना, बस वो वैसे इंफॉर्मेशन के तौर पर बताया, अगर उसको यूज नहीं करना। ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन है वही दो इक्वेशंस बनाकर यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास आपको पता है बिटवीन का केस जब भी हमारे पास गिवन होता है तो हम उसको स्प्लिट करके दो इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उनसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बिटवीन वाला केस डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, उसको हमें स्प्लिट करना ही पड़ता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 13 का सी पार्ट। maximum temperature on June 1st in a certain locality has been recorded and observed as anomaly distributed over year about 15% of the time। अब ये 15% आपको हमेशा बताया जो परसेंटेज में चीज गिवन होती है वो प्रोबेबिलिटी होती है। 15% आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इट हैज एक्सीडेड 30 जो है सेल्सियस। अब यहाँ पे देखते हैं और नेक्स्ट इसके बाद है and about 5% of the time 5% probability given it has been less than। ऊपर वाले के लिए ग्रेटर देन गिवन था, नीचे वाले के लिए लेस देन 20 गिवन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन एंड वेरियंस ऑफ द डेटा। इसको भी हमने
लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने अब इसमें आपने क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 30 आपको 15% गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 20 आपको 0.05 गिवन है। ठीक है, आपने ये दोनों इक्वेशंस बना ली, सिमिलरली वही सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपका क्वेश्चन से म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास 14 का ए पार्ट, a man cuts hazel twigs to make bean poles. He says that a stick is 240 centimeter long. In fact, the length of the stick follows a normal distribution and 10%. अब 10% यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी है ऑफ द लेंथ 250 सेंटीमीटर और मोर, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपको गिवन, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 250, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है 10%, 0.1 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट के बाद क्या है, एंड हैव अ लेंथ ओवर 55% प्रोबेबिलिटी गिवन है, हैव अ लेंथ ओवर 240 सेंटीमीटर। अब ये दूसरी प्रोबेबिलिटी भी हमें ग्रेटर देन की फॉर्म में ही गिवन है। ठीक है, लेस की फॉर्म में, ओवर का मतलब है ग्रेटर देन, ये वाली भी हमें ग्रेटर देन की फॉर्म में गिवन है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 55% है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टिक पिक एट रैंडम लेस देन, आपने फाइंड क्या करना है, थर्ड वाली आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब आपको पता है इसमें म्यू और सिग्मा आपको नोन नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, म्यू और सिग्मा को फाइंड करना होगा, देन हम ये वाली प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। इसका भी क्वेश्चन में ये देखिए ऐसे लिखेंगे, आप स्टेटमेंट को कन्वर्ट करेंगे, आपने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 250 0.10% प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 240 55%, दोनों ही ग्रेटर देन की फॉर्म में है और कोई मुश्किल नहीं है, आप 1 में से माइनस करके इसको कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को 1 में से माइनस करके आप इसको लेस देन में कन्वर्ट कर लेंगे, दो इक्वेशंस बन जाएंगी, उन दोनों इक्वेशन से आपने म्यू और सिग्मा को इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपने जब निकाल लेंगे म्यू सिग्मा की वैल्यू, फिर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 235 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इसमें भी आप कैसे करेंगे, इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, म्यू और सिग्मा की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन हो जाएगी ऊपर पार्ट से, आप म्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे, जी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई इनवर्स में कन्वर्ट करके टेबल से वैल्यू देख लेंगे, नेक्स्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी बस, जो आपने लेस देन की निकालनी थी। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं 14 का बी पार्ट, the 90th percentile of a normal distribution is 50 while the 15th percentile is 25, find mu and sigma, what is the value of 40th percentile। अब यहाँ पे भी इसको हमने लिख लिया। सबसे पहले देखिए हमें कहा हुआ है कि आपने 90th परसेंटाइल की वैल्यू क्या है 50, 15 परसेंटाइल की वैल्यू क्या है 25। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई, आपको पता है हम परसेंटाइल को हमेशा लेस देन की फॉर्म में लिखते हैं। अभी 90 जो हमें परसेंट कहा हुआ है, इसका मतलब है ये तो प्रोबेबिलिटी ही गिवन है, 90th परसेंटाइल का मतलब है ये हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है, इक्वल टू 50 का मतलब है 50 यहाँ पे तो नहीं आ सकता ना, ये तो प्रोबेबिलिटी तो 1 से बिलो होती है, इसका मतलब है 50 हमारा पॉइंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 50 एक पॉइंट आपने फाइंड करना है। नेक्स्ट लिखा है 15%, 15% आप जो 15 परसेंटाइल निकालें। अब इसका मतलब 15 परसेंटाइल जो हमें वो प्रोबेबिलिटी गिवन है, वो कभी भी हमारा 1 से बड़ा नहीं होता, और इज इक्वल टू 25 पॉइंट का है, इसका मतलब है लेस देन 25 पॉइंट निकालना है। आपके पास ये दोनों इक्वेशंस बन जाएंगी, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 50 98 परसेंटाइल, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 25 15 परसेंटाइल। इन दोनों परसेंटाइल से आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में मैंने कहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इज इक्वल टू, अब इस केस में सेकंड में ये जो है ना क्वेश्चन की रिवीजन है एक तरह से, आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और एक पॉइंट फाइंड करना है, म्यू और सिग्मा तो आपके ऊपर दोनों इक्वेशन से आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्या करना है, इसको ए माइनस म्यू की जो वैल्यू आती है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिग्मा से डिवाइड करेंगे। अच्छा जी, इसमें हमने ठीक है हमें 15 परसेंटाइल को कन्वर्ट कर लिया, 15 परसेंटाइल को कन्वर्ट कर लिया, दो प्रोबेबिलिटी की हमारे पास इक्वेशंस आगे दोनों लेस देन में हैं, दोनों से हमने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब म्यू सिग्मा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर आपने पीछे वाले पार्ट में तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, यहाँ आपको प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी गिवन है, आपने पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15,
15A हमारे पास the masses of articles produced in a particular workshop are normally distributed with mean mu and standard deviation sigma. अब इसमें आप इसका मतलब है म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि वो तो जनरल फॉर्म में गिवन है। The 5% of the articles have mass greater than 85%. अब इसको आप कैसे लिख लेंगे? बिल्कुल इजी, यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? ग्रेटर देन, x ग्रेटर देन 85 और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गिवन हमें? 5%, तो क्या आ जाएगी? 0.05। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड क्या कहा है? एंड 10% ये भी प्रोबेबिलिटी गिवन है हमें, हैव मास लेस देन 25। यहाँ पे आ जाएगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 इक्वल टू 10%। Next, find the value of mu and sigma and find the range of symmetrical about the mean within the 75% of the message line. अब आपने यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है, म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, आपके पास जो दो इक्वेशंस आ जाएंगी उनसे। अब उन दोनों इक्वेशन के पास जब म्यू सिग्मा की वैल्यू भी आ जाएगी, फिर आपको उन्होंने थर्ड में कहा है आपने फाइंड द वैल्यू फाइंड द रेंज सिमेट्रिकल अबाउट मीन विदिन द 75%। अब इसमें आपने दो पॉइंट्स फाइंड करने होंगे, आप इस तरह से लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है? 75%, 0.75। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है आपने? दो ए पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट निकालना है। अब ये भी आपको ऑलरेडी आपने इतने क्वेश्चंस किए थे इसके प्रैक्टिस। सबसे पहले आपने टोटल प्रोबेबिलिटी लिखनी होती है, लेस देन के लिए, दरमियान वाले के लिए और ग्रेटर देन के लिए, और इज इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा। फिर आपने बिटवीन वाले केस की जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे पुट कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास दो इक्वेशंस बच जाएंगे, लेस देन और ग्रेटर देन की, उसके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपने उसके बाद फर्दर बायसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, बायसिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज करके कहना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन वाला एरिया इज इक्वल टू ग्रेटर देन वाला एरिया की। तो लेस देन वाला एरिया आप फाइंड करेंगे, उसमें इंसर्ट करेंगे तो 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए हो जाएगा इज इक्वल टू जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी तो उसे डिवाइड करेंगे तो फिर जी में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फर्दर आप टेबल से वैल्यू देख लेंगे उसकी, तो आपके पास ए की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ए की। नेक्स्ट बी के लिए भी सिमिलरली इस तरह से करेंगे, 2 टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन बी और जो भी अगेंस्ट प्रोबेबिलिटी आएगी फिर वो 2 से डिवाइड कर देंगे और सिमिलरली वो स्टेप्स बी में कन्वर्ट करेंगे, टेबल से वैल्यू देखेंगे, आपके पास ए और बी दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, इस जो है क्वेश्चन नंबर 15 के ए में आपने 4 चीजें फाइंड करनी है, एक म्यू सिग्मा और फिर ए और बी दो पॉइंट फाइंड करने हैं। बेसिकली जो पीछे आपने क्वेश्चंस किए हैं उन्हीं की रेपिटेशन है। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट, इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ पासेस एंड डिस्टिंक्शंस वर 80 and 10% respectively. Estimate the average marks obtained by candidate, the minimum pass and distinctions marks being 40 and 75% respectively. Find the distribution of marks to be normal. अब इसमें आपने क्या फाइंड करना है 15 के बी पार्ट में? अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आया था, आपको याद हो, एक दो बच्चों ने क्वेश्चन भी किया था कि मिस इसमें हाइट है तो हम ग्रेटर देन क्यों यूज करेंगे? कुछ क्वेश्चंस में मेंशन नहीं किया होता उन्होंने, लेकिन हमने देखना होता है कि क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है। अब देखिए मार्क्स के लिए हम ग्रेटर देन ही देखेंगे ना, 40% से बिलो वाले को तो हम पास नहीं ना कहेंगे, 40% से अबव वाले को पास कहेंगे। 75% से बिलो वाले की डिस्टिंक्शन तो नहीं कहेंगे, 75% से अबव वाले की हम क्या कहेंगे? डिस्टिंक्शन आई है। ठीक है, इसको मैं आपको बता दूं कैसे लिखते हैं। आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें एक इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब देखिए कुछ जगहों पे तो आपको डायरेक्ट गिवन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, अबव, बिलो, एटलीस्ट, एट मोस्ट, और कुछ जगहों पे नहीं गिवन होता। जहाँ पे नहीं गिवन वहाँ पे आपने देखने क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं, क्या नेचर है। हाइट है तो मतलब किसी चीज़ की ग्रेटर देन फाइंड करेंगे, मिनिमम तो हो नहीं सकती। सिमिलरली मार्क्स है तो मार्क्स भी आपने ग्रेटर देन की फॉर्म में फाइंड करने हैं, लेस देन की फॉर्म में नहीं फाइंड करना है। यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ
x ग्रेटर देन 40। अब ग्रेटर देन 40 हो जाएगा तो वो पास वाले स्टूडेंट्स आ जाएंगे और इनकी प्रोबेबिलिटी हमें क्या गिवन है 80%, 0.80। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड के लिए गिवन है डिस्टिंक्शन वालों के लिए। डिस्टिंक्शन वालों के लिए भी हमारे पास ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 75। 75 से अबव जिनके मार्क्स होंगे वो उनकी डिस्टिंक्शन होगी और वो कितने स्टूडेंट्स होंगे 10%। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा सुनें। कुछ क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट चीज़ें गिवन होती है कि आपने लेस देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है और आप फाइंड कर लेते हैं। कुछ में आपने थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होता है, जैसे कि पीछे क्वेश्चन में था हाइट थी, उसमें भी हमने ग्रेटर देन के फॉर्म में फाइंड की थी कि 10% से अबव हाइट होगी तो हम उसका पॉइंट निकाल के बता देते। अब यहाँ पे भी आपने पास और डिस्टिंक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स के बताने हैं जो प्रोबेबिलिटी, और उसे हमने म्यूजिक में फाइंड करना है। तो अब देखिए पास, अब यहाँ पे आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि पास होने स्टूडेंट लेस देन 40% से होंगे तो वो 80% स्टूडेंट्स होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। 40% से अबव जिनके मार्क्स होंगे वो 80% स्टूडेंट्स होंगे, 75% से अबव जिनके मार्क्स होंगे वो 10% स्टूडेंट होंगे। और फिर उसके बाद आप इन दोनों पॉइंट्स से जो है इनको लेस में कन्वर्ट करेंगे और इसको जी में कन्वर्ट करेंगे, पाई में कन्वर्ट करेंगे, टेबल से वैल्यू देखेंगे पाई इनवर्स कर और उसके बाद आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, तो उनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। 16 ए में तो आपकी थ्योरी है, इसको देख लीजिए। 16 बी में है सपोज दैट एक्स इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 25 एंड सिग्मा इज 5। अब आपके पास म्यू और सिग्मा गिवन है, आपने क्या फाइंड करना था लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। अब लोअर एंड अपर क्वार्टाइल आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, आई थिंक फोर्थ प्रॉपर्टी है जिसमें आपको लोअर और अपर क्वार्टाइल का फॉर्मूला गिवन है म्यू और सिग्मा के साथ। एक बार देख लेते हैं दोबारा से। ये देखिए यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज होगी इस क्वेश्चन में कि आपके पास मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होते हैं। और यहाँ पे देखिए आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, ये उन्होंने क्यों ये तो क्वार्टाइल की ये नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखिए Q1 की वैल्यू गिवन है, इसको यूज करेंगे। Q3 की वैल्यू गिवन है, वो यूज करेंगे। म्यू की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है। ये फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं जो आपके नेक्स्ट आ रहा है। और क्वार्टर डेविएशन 2/3 सिग्मा के इक्वल है, मीन डेविएशन 4/5 सिग्मा के इक्वल है। ये भी क्वेश्चन आप देखेंगे 17 और 16 में यही यूज होगा। म्यू 4 के लिए आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपके माइंड में बात आने चाहिए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वार्टाइल के लिए आपने देख लिया फॉर्मूला, लोअर क्वार्टाइल Q1 के लिए क्या निकालना है, आपके Q3 के लिए क्या म्यू और सिग्मा को पुट करके आप फाइंड कर लोगे। मीडियन आपको पता है मीन के इक्वल है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 25 ही आ जाएगी। By using normal property we can say that mean median mode are equal, so our median is also equal to 25. Next थर्ड है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का भी हमने फॉर्मूला देखा है 4/5 सिग्मा के इक्वल होता है। अब आपने मीन डेविएशन फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला होता है 4/5 सिग्मा। सिग्मा आपको ऑलरेडी गिवन है, 4/5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास मीन डेविएशन की वैल्यू भी आ जाएगी। आपने लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड कर लेंगे, अपर भी, मीडियन भी और मीन डेविएशन भी। इसके सी पार्ट में है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर अपर क्वार्टाइल्स। अब आपको यहाँ पे Q1 और Q3 गिवन है, ये हमने इसकी एग्जांपल्स की थी अभी फ्राइडे को। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया कि म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2 और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है Q3 माइनस Q1 ओवर 1.349। ठीक है, म्यू और सिग्मा का वो वाला फॉर्मूला जो आपको पीछे प्रॉपर्टीज में गिवन है वो लिखेंगे और उसमें आपने Q1 और Q3 की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। बी पार्ट में क्या कहा है, the continuous random variable x is normally distributed with mean mu and standard deviation sigma given that आपको probability of x less than 53 ये वैल्यू गिवन है, probability of x less than 65 ये गिवन है।
फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप लॉजिकली सोचें कि आपको ये प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन है और इंटरक्वार्टाइल रेंज कह रहे हैं फाइंड करें, तो आप कर सकते हैं इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। आपने सबसे पहले क्या करना है यहाँ के लिए, इसके लिए आपको चाहिए होगा Q1 और Q3, तभी आप निकालेंगे ना क्वार्टाइल रेंज। इंटरक्वार्टाइल रेंज किसी इक्वल होते हैं Q3 माइनस Q1। इंटरक्वार्टाइल रेंज इस चीज के इक्वल होता है, ठीक है। अब यहाँ इसके लिए आपको Q1 चाहिए, Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। वो कहाँ से आएगा? उसके लिए आप देखिए पीछे क्वेश्चन से इसको रिलेट करें। आपको Q1 और Q3 निकालने के लिए म्यू और सिग्मा चाहिए, ठीक है। अब देखिए आपको पीछे पीछे जाते हैं किस चीज़ से लॉजिक हो रहा है। सबसे पहले आपको इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए Q3 Q1 चाहिए, Q1 Q3 के लिए आपको म्यू और सिग्मा चाहिए। म्यू सिग्मा के लिए आपको ऐसे दोनों नॉर्मल इक्वेशंस प्रोबेबिलिटी की गिवन है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, मैम प्लीज अपना चैट बॉक्स चेक करें। चलिए मैं करती हूँ, ठीक है। एक मिनट ये क्वेश्चन कर लें, इसके बाद मैं करती हूँ, ठीक है। अच्छा इसमें हमारे ओके पास, हाँ जी, अच्छा इसमें हमारे पास दो प्रोबेबिलिटी की इक्वेशंस गिवन है, ठीक है। अब हम पीछे सारे क्वेश्चंस में किया, इन दोनों से आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट आप जब म्यू और सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी, आप Q3 और Q1 फाइंड कर लेंगे उससे। जब Q1 और Q3 की वैल्यू आ जाएगी तो फिर आप उससे इंटरक्वार्टाइल रेंज फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास। 17 का ए पार्ट है, the value of a second movement about mean is normal distribution is 4। अब आपको पता है सेकंड मूवमेंट आपकी क्या होती है, μ2। और μ2 को फर्दर हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि क्या कहते हैं, सिग्मा स्केयर, यानी कि वेरियंस के इक्वल होती है जो आपकी सेकंड मूवमेंट होती है। और जो किस चीज के इक्वल यहाँ पे बताई हुई है, 4 के इक्वल बताई हुई है। इसका मतलब आपकी सिग्मा स्केयर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 4। फाइंड द थर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन इन द डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप ये कह सकते हो थर्ड मूवमेंट जो है वो हमारे पास हमेशा और मूवमेंट जीरो होने की वजह से थर्ड मूवमेंट तो हमारी जीरो आ गई, ठीक है, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। फोर्थ मूवमेंट अभी भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फोर्थ मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, μ4 इक्वल टू, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है ये, चाहे आपके स्टैंडर्ड हो चाहे बोर्ड में, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है ये जो फोर्थ मूवमेंट फाइंड करने वाला, कि सिग्मा की पावर 4। अब सिग्मा की हम यहाँ से सिग्मा निकाल सकते हैं ना, सिग्मा हमारे पास आ जाएगा 2, इसका अंडर रूट ले लेंगे तो हमारे पास सिग्मा की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू पुट की और उसका फोर्थ पावर ले ली, उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। सेकंड मूवमेंट जब बताई होती है तो वो याद रखना है हमेशा वो वेरिएंस गिवन होता है और उससे सिग्मा फाइंड करके हम अपनी फोर्थ मूवमेंट बता सकते हैं। और ऑर्डर मूवमेंट्स तो हमारी सारी ही जीरो होती है। नेक्स्ट इसके बाद 17 का बी पार्ट, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इंक्लूडेड बिटवीन द लिमिट्स। आपने ये है इनके प्रोपोर्शंस बताने हैं, यानी कि आपने इनके एरियाज बताने हैं, इनके अंडर कितना एरिया आता है, तो एक तरह से प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। इसके दरमियान में म्यू प्लस माइनस सिग्मा के दरमियान में म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा के लिए। और इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए आप ऐसे करेंगे, आपने जो म्यू प्लस माइनस सिग्मा है लेस वाले को जो है म्यू माइनस सिग्मा को यहाँ पे लिख लेंगे, लोअर में म्यू प्लस सिग्मा को अपर में लिख लेंगे, और ये एक्स तो मतलब बिटवीन का केस हमें गिवन है सारे। अब हम इसमें से हमें क्योंकि म्यू और सिग्मा की जो ना वैल्यूज गिवन है म्यू और सिग्मा की, तो हम इसमें से म्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो तीनों में बल्कि दरमियान वाले म्यू इसको भी जीरो कन्वर्ट करना है और सिग्मा से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास म्यू म्यू से कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा से कैंसिल होकर हमारे पास -1 रह गया। यहाँ पे भी म्यू म्यू से कैंसिल हो गया, सिग्मा सिग्मा से आपस में डिवाइड होकर यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आ गई और ये जी में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट आप कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस देन -1, और उसके बाद आप टेबल से वैल्यू देखोगे आपको वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पार्ट में भी आपने म्यू -2 सिग्मा और म्यू +2 सिग्मा, तो माइनस वाली वैल्यू लोअर वैल्यू है वो यहाँ पे लिखते हैं, जो ऊपर वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे ग्रेटर वाली। सिमिलरली थर्ड केस में भी आपने जो फाइंड करनी है वो लोअर वाली वैल्यू यहाँ पे, अपर वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास, अब देखिए इसकी जो वैल्यूज आएंगी ये आपने याद की हुई होंगी, आपकी प्रॉपर्टीज के थ्रू आपने याद की हुई है, याद भी कर सकते हो, और अगर फाइंड करने के लिए आते हैं तो आप ऐसे फाइंड भी कर सकते हो, वही वैल्यूज आएंगी जो आपको वहाँ पीछे उसमें गिवन थी।
प्रॉपर्टीज में। अब सी पार्ट है, ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। इफ एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। अब यहाँ पे क्या गिवन है, मीन गिवन है, ये आपके पास क्या गिवन है, वेरियस सिग्मा स्क्वायर गिवन है, एंड द रैंडम वेरिएबल y इज इक्वल टू दिस। आपको चीजें गिवन है एक्स रैंडम वेरिएबल में, अब लेकिन उन्होंने कहा एंड द रैंडम वेरिएबल y इज दिस। अब रैंडम वेरिएबल y वो कह रहे हैं ये होता है y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ ये वाला चैप्टर जिसमें कन्वर्ट करते थे मुझे उसको एक्सपेक्टेशन के चैप्टर में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड दिस। अब प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करनी है हमने वो हमारे पास y रैंडम वेरिएबल की, हमें मीन और वेरियंस तो एक्स रैंडम वेरिएबल करके गिवन है, तो हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, इसको हमें पहले y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए भी ये देखिए, सबसे पहले हमने म्यू लिख लिया, सिग्मा स्क्वायर लिख लिया, उससे सिग्मा निकाल लिया, हमारे पास एक्स के गिवन थे। वाई अपना रैंडम वेरिएबल लिख लिया हमने यहाँ पर, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हमें पता है कैसे हम एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर देते हैं, इस वाली जो हमारे पास इक्वेशन थी। वाई की एक्सपेक्टेशन अप्लाई कर दी तो एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई हो गया, 2x पे कर दी तो ये 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स हो गया, 5 पे की तो पॉजिटिव रहा। एक्सपेक्टेशन अप्लाई करने से कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद 2 यहाँ पे लिख दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ पे ऊपर से हमने ले ली एक्स का मीन, वो पुट किया, प्लस 5 किया, हमारे पास म्यू ऑफ वाई आ गया। नेक्स्ट आपने वेरियंस ऑफ वाई के लिए क्या किया है, इसी जो रैंडम वेरिएबल हमारा वाई था इस पे हमने वेरियंस अप्लाई कर दिया, ये हो गया वेरियंस ऑफ वाई इज इक्वल टू वेरियंस 4, ये 2 हमारा 4 में कन्वर्ट हो गया, वेरियंस ऑफ एक्स प्लस, आपको पता है कांस्टेंट का वेरियंस लेते हैं तो वो हमेशा 0 होता है। अब हमने वेरियंस ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, 9 4 9 36, हमारे पास वेरियंस ऑफ वाई की वैल्यू आ गई 36। इससे फर्दर हमने सिग्मा फाइंड कर लिया, हमारे पास 6 आ गया, म्यू भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। नेक्स्ट आपको दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपको फाइंड करने के लिए कहीं भी हम फाइंड कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे